ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर की अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर चल रही है और हम इस चैप्टर के सेकंड सेक्शन पर ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें हम फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इस पर अच्छा खासा हमने डिस्कशन किया और सारे उससे रिलेटेड फॉर्मुलीज और कंडीशंस हमने सीखी कि किन हालात में, किन कंडीशंस में फोर्स बनेगा, कब नहीं बनेगा, सर्कुलर मोशन कब कराएगा, हेलिक्स में कब वो मोशन करा सकता है, और इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेटअप कह लीजिए या एक अरेंजमेंट कह लीजिए हमने देखा, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। सो ये सारा कुछ पिछले लेक्चर्स तक कवर हो चुका है। अब इस लेक्चर में हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम जो सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स हमारी चल रही है उसको आगे बढ़ाएं। तो इस लेक्चर में हम लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल वही मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिलेटेड टू फोर्स ऐसे होंगे। सो वन बाय वन हम इन न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। मैं आपको यहाँ ये जरूर कहूंगा कि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होंगे तो डायरेक्शंस पर जरा अच्छे से ध्यान दें, खास करके v क्रॉस b के लिए जब हम फोर्स का डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे तो फिर उस वक्त थोड़ा सा आप केयरफुल रहें और डायरेक्शंस को सही तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। बाकी फॉर्मुलीज की लिस्ट वगैरह आपके सामने है, आपके सामने हो सकती है अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं ध्यान से। तो all related formulas are with you, formulas are with you, and we can just manage. So let's begin with. So ये पहला क्वेश्चन आज के लिए है, पढ़े आप इसे। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। मैंने इस पूरे इलस्ट्रेशन को दो पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड करना है। आज थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और अगली क्लास में थोड़े करेंगे। तो अगली क्लास में जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा लेवल उनका हाई रहेगा। आज जो करेंगे हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस नीट या सीईटी में आ सकते हैं, टू सम एक्सटेंट सिंपल बना के जेई मेन में भी पूछे जा सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें, यहाँ कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 10 टू द पावर -11 कूलम इतना चार्ज रखता है और उसका मास है और उसकी वेलोसिटी है 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये वाई एक्सिस में मूव कर रहा है और एक फील्ड है जो एक्स एक्सिस में लगा हुआ है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बच्चों अगर हम इसका करते हैं तो ताकि हमको डायरेक्शन अच्छे से समझ में आए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक्स एक्सिस में लगा हुआ है और चार्ज पार्टिकल जो है ये वाई एक्सिस में चल रहा है, लाइक दिस। अब अगर आप v क्रॉस b करेंगे इस सेंस में, v क्रॉस b, तो आपको क्या लगता है फोर्स कहाँ जाएगा? पीछे अंदर। यस, सो द फोर्स विल बी इनवर्ड्स। तो इसमें जो फोर्स डेवलप होगा वो अंदर की तरफ डेवलप होगा, सॉरी फॉर दैट, फोर्स अंदर की तरफ डेवलप हो जाएगा। अंदर की तरफ डेवलप होने वाला फोर्स मतलब माइनस के कैप, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं ना, क्यू वी बी। अब सब कुछ परपेंडिकुलर है, तो क्यू है 10 टू द पावर -11, v है 10 टू द पावर 8 और b का जो वैल्यू हमको बताया है वो है 0.5। तो सॉल्व करें आप इसको तो ये -3 हो जाएगा। -3 को आप -4 कन्वर्ट कर लें, 5 इंटू 10 टू द पावर -4, और एज पर डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि ये के कैप में चल रहा है, नेगेटिव। ठीक हो गया? कितना आसान था, है ना? आई होप डायरेक्शन समझ आ गया अंदर की तरफ क्यों गया। वी विल बी जस्ट डूइंग v क्रॉस b, v क्रॉस b ऐसे इट विल बी मूविंग इनवर्ड्स, राइट। थोड़ा सा रिस्पांस करें बॉयज, क्लियर हुआ ये? Yes, sir. Okay. Now an electron is moving in the positive x-axis. To get it moving in an anti-clockwise circular path. यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब इसका अपना खुद का चार्ज जब चेक किया जाता है तो ये नेगेटिव है। Now get it moving in an anti-clockwise circular path in xy plane. The magnetic field is applied. तो मैग्नेटिक फील्ड हम कहाँ लगाएंगे, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो देखो बेटा, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की, ये डायरेक्शन है वेलोसिटी की। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कराना है, और वो भी एक्स वाई प्लेन में। सो लेट मी जस्ट शो, या लेट मी जस्ट कंसीडर दिस सिचुएशन विथ कोऑर्डिनेट रेफरेंस। तो ये एक्स डायरेक्शन है अपनी, ये वाई डायरेक्शन है। आप चाहते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में घूमे, तो आपका एक्सपेक्टेड जो पॉसिबल पाथ है वो ऐसा है, लाइक दिस, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में।
मतलब फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए। और ऑफ कोर्स यहाँ पे V है, ये V है। ख्याल रहे कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए, है ना। फोर्स अगर ऊपर की तरफ आएगा तभी ये पॉसिबल होगा कि, जैसे अब फोर्स ऊपर की तरफ आ गया तभी ये पॉसिबल होगा कि वो इलेक्ट्रॉन का जो सीधा पाथ है एक्स एक्सिस का, ऊपर धक्का मिलने की वजह से फिर वो ऐसे सर्कल में जाएगा ना। यस, Yes. क्लियर हुई बात बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यही हुआ ना बेटा? थोड़ा सा जल्दी रिस्पॉन्स करें प्लीज। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा। अब एक बात तो तय हो गई, देखो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है, फोर्स वाई में लगना है, ऊपर लगना है, तो इसका श्योर मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में चाहिए, क्योंकि तीनों डायरेक्शन अकोमोडेट होंगे, एक्स वाई जेड। दो चीजें अगर एक्स और वाई में आती हैं तो तीसरी चीज जेड में ही आएंगी, फिर वो चाहे वेलोसिटी हो या फोर्स हो या मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। अब हमको तो एक्सपेक्टेड है फोर्स ऊपर की तरफ लगना। अब जस्ट इमेजिन करो, आप जस्ट इमेजिन करो ताकि मैंने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया, जस्ट इमेजिन करो, और मैंने वेलोसिटी ऐसी दी, तो फोर्स कहाँ आएगा? ऊपर। ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन ये फोर्स ऊपर की तरफ कौन से पार्टिकल के लिए आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव पार्टिकल। और हमारे पास पार्टिकल कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब हमको अगर ऊपर वाला फोर्स बनाना है हमको, तो ये अरेंजमेंट करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमको अरेंजमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड हो बाहर की तरफ और वेलोसिटी जैसी गिवन है एक्स एक्सिस में ऐसी। अब आप V क्रॉस B करेंगे ना, तो ये यूं नीचे की तरफ फोर्स आएगा। V क्रॉस B करेंगे तो थंब नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन चूंकि पार्टिकल नेगेटिव है इसलिए हमारा फोर्स का रिप्रेजेंटेशन उसका उल्टा होगा, यस। तो फोर्स हम ऊपर कंसिडरेशन में लाएंगे। हालांकि V क्रॉस B का डायरेक्शन नीचे होगा, लेकिन फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कहां करेंगे? ऊपर। ऊपर की तरफ। हमको फोर्स ऊपर ही चाहिए ना, यहाँ पे आप देखें तो हमको फोर्स यहाँ ऊपर ही चाहिए बेटा, हमको फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए ऐसे। तो कौन से अरेंजमेंट में ये पॉसिबल है? जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तब पॉसिबल है, या जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है तब पॉसिबल? बाहर। आप सबको समझ में आया? अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है तो फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन पार्टिकल पॉजिटिव चाहिए। हमारा पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। तो V क्रॉस B हम नीचे इमेजिन करेंगे तब फोर्स ऊपर बनेगा। बात क्लियर हो रही है बेटा? यस सर। वेरी गुड। तो फिर अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाना चाहिए? जेड में जाना चाहिए, लेकिन बाहर वाला जेड या अंदर वाला जेड? बाहर। बाहर वाला जेड मतलब पॉजिटिव जेड। तो वी मे एक्सपेक्ट आंसर बी इज करेक्ट। करेक्ट हो रहा है? यस। यस। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। पार्टिकल चार्ज -16 इंटू 10⁻18 कूलम, वेलोसिटी गिवन है एक्स एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड B is along y axis, and electric field of magnitude 10⁴ वोल्ट पर मीटर is along the negative z axis। अब इलेक्ट्रिक भी है, मैग्नेटिक भी है और सब कुछ है इसमें। If the charge particle continues to move along the x axis, now this is very important, चार्ज पार्टिकल जो है ये एक्स एक्सिस में ही कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पूछ रहा है। हालांकि हमको इसने E का वैल्यू बता दिया है और चार्ज बता दिया। अब मैं इसकी एक डायग्राम आपके सामने रखता हूं, रिप्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूं कि ये वेलोसिटी है जो कि एक्स एक्सिस में है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वाई एक्सिस में है। क्लियर कट देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वाई एक्सिस में है, और पार्टिकल नेगेटिव है, ये ख्याल रहे। अब इस जगह पर बच्चों एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि अंदर की तरफ।
नेगेटिव जेड एक्सिस, यानी कि अंदर की तरफ। जरा समझे बात को, और ख्याल रहे कि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। अब एक बात बताओ, सोचना पड़ेगा बहुत कुछ, अच्छे से ध्यान लगाओ, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करो। एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड इसको कहां मुड़ाएगा? अगर मैं V क्रॉस B करता हूं तो थंब बाहर आ जाता है, पॉजिटिव Z में आएगा ना V क्रॉस B अगर मैं करूंगा तो। यस सर। लेकिन पार्टिकल कैसा है हमारा? नेगेटिव। तो इसका मतलब फोर्स इन रियलिटी कहां जा रहा होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ? अंदर। अंदर। वेरी गुड, बिकॉज V क्रॉस B बाहर की तरफ आ रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ जाएगा। तो लेट मी शो दिस पॉइंट हियर कि चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डेवलप हो रहा होगा वो अंदर की तरफ डेवलप हो रहा होगा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B। लेकिन यहां पर साथ साथ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, मतलब अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव है और बाहर वाला पोर्शन पॉजिटिव है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर गया। अब इमेजिन करो ऐसी सिचुएशन है जिसमें अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव है, अंदर वाला पोर्शन मतलब ये ऐसे स्क्रीन की तरफ दिखा रहा हूं मैं, वो पोर्शन नेगेटिव है और इसके पीछे वाला पोर्शन पॉजिटिव है, और ये चार्ज पार्टिकल जो कि नेगेटिव है अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में एंटर कर रहा है। तो ये कहां मुड़ेगा, अट्रैक्शन कहां करेगा? बाहर। बाहर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे बाहर की तरफ मुड़ाने की कोशिश कर रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल को ऐसे अंदर की तरफ ढकेलने की कोशिश कर रहा है। क्लियरिटी हो रही है? यस। मैं फिर एक बार इस बात को समझाना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड है, तो एक एरो जो आपका अंदर की तरफ डायरेक्टेड है तो उसका पिछला हिस्सा कैसा होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, मतलब पेपर के अंदर क्या है? नेगेटिव, और पेपर के बाहर सरफेस पर क्या है? पॉजिटिव। अब एक इलेक्ट्रॉन आपने एंटर करा दिया इस रीजन में, तो इलेक्ट्रॉन कहां अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव पोर्शन की तरफ। मतलब मानो जैसे इलेक्ट्रॉन पेपर से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब जरा इस सिनेरियो को अच्छे से समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को पेपर से बाहर पुश कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को पेपर के अंदर पुश कर रहा है। क्लियर हुई बेटा बात? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एफर्ट है उसको बाहर पुश करना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड उसको अंदर की तरफ पुश कर रहा है। लेकिन हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन दोनों में से कहीं नहीं गया, ना तो अंदर की तरफ मुड़ा ना तो बाहर की तरफ मुड़ा। इसका मतलब क्या है? दोनों फोर्स बैलेंस हो। शाबाश, दोनों फोर्स बैलेंस हो गए। ये बिल्कुल लॉजिकल है, हालांकि इसका थ्योरी आर्टिकल आपको आगे पढ़ना है, लेकिन मैं आपको यहां पर थोड़ा लॉजिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों फोर्स बैलेंस हो गए बेटा, तभी तो उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है मोशन अपना अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, वो ना अंदर मुड़ा ना बाहर मुड़ा, वो एक्स में जैसा चल रहा था वैसे ही चल गया। इसका सीधा सा मतलब, सीधा सा कंक्लूजन, सीधा सा आउटपुट बेटा इसका ये निकला कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये बैलेंस हो गया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लिखते हैं तो बच्चों वो लिखते हैं QVB, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हम लोग लिखते हैं Q इंटू E। याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। Force on a charge is equal to QE. Force due to magnetic field is equal to QVB in a perpendicular situation. अब यहां पे ये होगा कि ये चार्ज कट गया, हालांकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है लेकिन कट गया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां निकल करके आया, और वो रिजल्ट है कि चार्ज की वेलोसिटी V इज इक्वल टू E बाई बी। करेक्ट हो गई बेटा बात? By just rearranging this equation, it will become E by B. Now this is a very important result. ये बहुत IMP रिजल्ट है। किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो दोनों फोर्स लगा रहे हैं चार्ज पे, और चार्ज कहीं भी नहीं मुड़ रहा है, ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब चार्ज की वेलोसिटी इस रेशियो के बराबर होगी। याद रखें, मैं फिर इस सेंटेंस को दोहराता हूं, कोई भी एक ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पहले से मौजूद है और इसमें हमने चार्ज को एंटर कराया, और ये दोनों के दोनों चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, बट
चार्ज कहीं भी नहीं मुड़ रहा है, चार्ज का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और वो जैसा चल रहा था वैसे चल रहा है। ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब उस चार्ज की वेलोसिटी E और B के रेशियो के इक्वल होगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब फिलहाल कैलकुलेशन में बस हमें ये फाइंड आउट करना है कि B कितना है। तो वेलोसिटी तो इसने हमको 10 बता दिया है यहाँ पे। E अगर हम गौर करते हैं तो 10 टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर, ये भी बता दिया हमको इसने। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमको B निकालना है। तो अगर हम B का कैलकुलेशन करेंगे, सो दैट विल बिकम 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 एंड यू एक्सपेक्ट एन आंसर टू बी 10 टू द पावर 3 टेस्ला, या आप कह सकते हो 10 टू द पावर 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। गेटिंग इट राइट? अच्छा सवाल। अब इसमें बहुत कुछ हमें सोचना होता है, तब जाके हम सॉर्ट आउट करेंगे, इसलिए मैं बहुत इत्मीनान से चल रहा हूं। इन क्वेश्चंस में अगर हम जरा भी गड़बड़ करेंगे तो हम डायरेक्शंस ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे, और अगर डायरेक्शंस हमें समझ नहीं आई, विजुअलाइजेशन अगर हमारे दिमाग में नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो किस्सा खत्म, फिर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व ही नहीं होंगे। अब जैसे देखें, ये फोर्स अंदर है, फोर्स बाहर है, उसका फील करना पड़ेगा। मैं 50 बार भी यहां से बोलते बैठूंगा, लेकिन अगर आपके माइंड में एक फीलिंग उसका क्रिएट नहीं हो रहा है कि वो कैसे हो रहा है, आप उसको एक रियलिस्टिक इमेजिनेशन नहीं दे पा रहे हो अपने दिमाग में, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करना। I hope I have given sufficient explanation to this question. Let's take the another one. At a certain place, magnetic field vertically downward. किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है, एन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस हॉरिजॉन्टली। तो मैग्नेटिक फील्ड ये मैं ड्रॉ कर देता हूं ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ है, ये हो गया बी, और इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली अप्रोच करता है तो ये हो गया बी, ये हो गया बी। ठीक है, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी दिखेगी जब हम इसे ऊपर से देखेंगे। तो पहले तो बताओ आप, फोर्स कैसा लगेगा, अंदर। अंदर या बाहर? अब आपने यहाँ पे V क्रॉस B करना है, ये आपने V क्रॉस B किया फोर्स के लिए, अंदर। तो V क्रॉस B किया तो फोर्स अंदर गया, लेकिन फिर आप गलती कर रहे हो, अंदर पॉजिटिव पार्टिकल के लिए जाता है और हमारे पास फिलहाल जो पार्टिकल है वो नेगेटिव है। ध्यान देना है यहाँ पे। तो V क्रॉस B का जो भी डायरेक्शन बन रहा होगा नेगेटिव पार्टिकल के लिए, हम उसका उल्टा डायरेक्शन ले लेते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे मुड़ेगा? बाहर की तरफ। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ मुड़ता है, तो जस्ट एक सेंस अगर मैं इसका समझाने की कोशिश करूं बच्चों, जस्ट एक सेंस, तो ये यूं इस तरीके के सर्कल में जाएगा। समझे बच्चों? अब इस सर्कल को अगर हम ऊपर से देखें तो ये हमको कैसा नजर आएगा? सबसे पहले तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा, ठीक है ना? इट हैज टू बी हॉरिजॉन्टल सर्कल, बट इन अ क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस, हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। यस, क्लॉकवाइज होगा। देखो तो ऐसे घूम रहा है ना, घड़ी को ऐसे जमीन पे रख के देखो तो ऐसे ही घूमेगी। इट विल बी अ क्लॉकवाइज सेंस। तो ये सर्कल ऐसे बनेगा, जो कि हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधा आ रहा था, कि धीरे 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 इसका पाथ ऐसे बेंड हो गया लाइक दिस, एंड इट जस्ट कंटिन्यूज टू मूव इन दैट वे। ठीक है, बट ये घूम कैसे रहा है अगर देखा जाए तो ये ऐसे घूम रहा है। करेक्ट हो गया बेटा? तो अगर मैं यहाँ पे 12 का नोटिफिकेशन कर देता हूँ, ये 12 है, तो फिर ये तो क्लॉकवाइज ही जा रहा है ना। क्लियर हुआ बेटा? यस। आंसर करें जरा, हाँ या ना? यस, क्या कंफ्यूज हो रहे हो? यस सर। आगे ना समझे कि कंफ्यूज हो रहे हो? ये सर समझ में आ गया। ओके, तो जरा जल्दी से रिस्पॉन्स करो यार, तुम्हारी फिर लेट हो जाता है, फिर रिकॉर्डिंग्स ठीक से नहीं होती। अच्छा, चलिए, अब उसमें वैसे मैं वो तो फिक्र नहीं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग वो ठीक से हो ना हो, बट आपका कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए भाई। तो रिकॉर्डिंग होना वो तो सेकेंडरी पॉइंट है, वो तो आपके रिवीजन के लिए अवेलेबल है, या फिर कोई थर्ड पर्सन देखना चाहता है तो उसके लिए अवेलेबल है, और स्लो चले तो ये अच्छा रहता है। Now, when a charged particle circulates in a normal magnetic field, the area of its circular portion is proportional to.
अब देखो बेटा, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं ना तो सीधे सीधे ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका रेडियस कैसे लिख पाते हैं। तो रेडियस को लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो हम सीधे लिखें एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी, दूसरा तरीका हम मोमेंटम से लिखें क्यू बी, तीसरा तरीका हम काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके लिखें 2m k डिवाइडेड बाय क्यू बी। अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से चेक करता हूं तो एरिया पाई तो कांस्टेंट है, अब रेडियस के लिए टर्मिनोलॉजीज हम इस्तेमाल करें तो चार्ज के साथ तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन यहाँ ऐसे तो नहीं बोला, ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोल दिया खाली, तो चार्ज के साथ वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिनोमिनेटर है तो वो भी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में जाएगा। मोमेंटम के साथ अगर मैं लेता हूं तो मोमेंटम का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली आर का स्क्वायर करना है। तो बचा के बचता कौन है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी के लिए जब मैं आर का स्क्वायर करूंगा तो ये टर्म रूट से बाहर आ जाएगा, और अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ। क्लियर हो गई बच्चों बात? Yes. तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात थी। आइए एक और क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चल रहा है, जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर इज फिल्ड विद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। तो वो कह रहा है कि टाइम ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कैपेसिटर इज। कैपेसिटर में स्ट्रेट लाइन वो चलेगा, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ख्याल रहे कि वो स्ट्रेट लाइन गया। स्ट्रेट लाइन जाने का मतलब जानते हो बच्चों? अभी अभी हमने देखा ना। अब कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड तो हमने एडिशनली लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहता ही है। मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, ठीक? और इलेक्ट्रिक और दो मैग्नेटिक फील्ड दोनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। इस तरीके से हमने उसको अरेंज कर लिया होगा मान लो, और अल्टीमेटली वो सीधा ही चल रहा है। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या निकलता है कि मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स बन रहा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो फोर्स बन रहा होगा दे आर इक्वल। अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसे लिखा जाएगा? ई वी बी, अगर मैं गलत नहीं हूं। ई का मतलब क्यू, चार्ज। ये चलो हमको क्यू से आदत है पढ़ने की, तो हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को भी थोड़ी देर के लिए क्यू बोल देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, तो वी गॉट द रिलेशन V इज इक्वल टू E बाई बी। ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब फोर्स एक दूसरे के साथ नलीफाई हो जाते हैं और पाथ स्ट्रेट ही रहता है। बट इसने तो हमसे ये पूछा कि भाई कैपेसिटर की जो पूरी ये डेप्थ है, या उसकी जो यू में से काइंड ऑफ सेपरेशन है, इसको पूरा ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये सवाल पूछ रहा है। ये स्ट्रेट चलते हुए इसे उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल बात है बच्चों, अगर हम ये मानते हैं कि इस कैपेसिटर की जो थिकनेस है, या कह लीजिए प्लेट सेपरेशन है, वो L है, तो जाहिर बात है बेटा, अगर हम यहाँ पे टाइम लिखना चाहेंगे तो वो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, क्योंकि फोर्सेस तो कैंसल आउट हो गए हैं। तो किसी एक्सेलरेशन या काइनेमेटिकल इक्वेशन को इमेजिन करने की या कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे फोर्सेस आपस में ही नलीफाई हो गए हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगी, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हम सीधा सीधा डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फाइनली वी फाइंड दैट के जो टाइम लगेगा वो लगेगा, ये डिस्टेंस हो गया L डिवाइडेड बाय स्पीड हो गई V। बट V के लिए हमने कुछ रिलेशन बना दिया है, सो ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाय E, एंड देन इट विल गो बाय B, तो B चला जाएगा ऊपर। अब बच्चों कैपेसिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होगा कि किसी एक कैपेसिटर के लिए उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग लिखते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। याद आ रहा है नहीं? सो इस बिना पे टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया बेटा L एंड देन B डिवाइडेड बाय E। तो E हटा के आप वहां पे लिख लो ना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होती है, याद करें आप। तो एप्सिलॉन आप बस ऊपर ले लें, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन B डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब इस हिसाब से आप आंसर चॉइस कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन ये जा रहा है B के साथ। ठीक हो रही है बात? Yes.
और कैपेसिटर हमने अभी अभी पढ़ा है, तो ये बेसिक बातें तो हमें याद ही होंगी। एक और देखते हैं। नाउ वी हैव अ प्रोटॉन और उसका मास गिवन है, चार्ज भी गिवन है, स्पीड गिवन है, 60 डिग्री टू एक्स एक्सिस ये एंटर करता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई में है। ठीक है, तो लेट मी शो यू अ लिटिल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फॉर इट। बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे। अब एज पर सिचुएशन वाई एक्सिस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी, और प्रोटॉन की जो एंट्री है वो ऐसी है, लाइक दिस विद सर्टेन वेलोसिटी v। लेकिन इसने कहा कि ये 60 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो थोड़ा सा मैं डायग्राम करेक्ट कर लूं। ये प्रोटॉन की एंट्री है, लाइक दिस, ये वेलोसिटी हो गई, और ये 60 डिग्री इसने एक्स एक्सिस से बनाया। तो अब कैसा पाथ ये फॉलो करेगा? बच्चों एक बात तो तय है कि ये सर्कल फॉलो नहीं करने वाला है, बिकॉज सर्कल उस वक्त बनता है जब वेलोसिटी का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये सर्कल तो पक्का नहीं फॉलो करेगा। बट श्योरली ये एक हेलाइकल पाथ जरूर फॉलो करेगा, हेलिक्स जरूर बनाएगा। अब आपको याद होगा हेलिक्स वाले प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाते हैं, 1 2। तो ये हो गया बेटा v cos 60, और ये जो v के साथ पैरेलल आ रहा है वो आ गया v sin 60। मतलब v पैरेलल कंपोनेंट हमको मिलेगा v sin 60, और v परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको मिलेगा v cos 60। अब आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इस हेलिक्स का जब हम रेडियस लिखेंगे तो वो होगा एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू बी, अगर मैं गलत नहीं हूं। yes, तो रेडियस हम ऐसे निकालेंगे इसको। अब केयरफुली देखें, यहां पे मास हमको गिवन है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। v परपेंडिकुलर अगर हम निकालते हैं तो v cos 60 है, मैं इसे सॉल्व कर लूं यहाँ पे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो v का वैल्यू हमको गिवन है 10 टू द 2 इंटू 10 टू द पावर 6 10 power 6, इंटू cos 60 हो गया हाफ, मतलब ये हो गया 10 पावर 6। तो लेट मी जस्ट पुट हियर 10 पावर 6 एंड देन डिवाइडेड बाय चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और b मैग्नेटिक इंडक्शन वो हमको गिवन है 0.104 टेस्ला। तो ये हो गया 0.104 टेस्ला। ओके विद दिस? अब देखिए ये हो जाएगा 21, करेक्ट है, -21। -21 में ये -19, -2, -2 हो गया, +2 होगा, +2। -2, अरे हाँ, -27 है ना, -21 तो -2 हो जाएगा। तो वी में जस्ट राइट, न्यूमरेटर में बच गया 10 टू द पावर -2 और डिनोमिनेटर में आया 0.1। चलो रफली उसको 0.1 ही मान लो। तो 10 टू द पावर -2 का मतलब ऐसा हुआ ना, 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय ये 0.1 का मतलब भी तो 10 टू द पावर -1 होता है। तो बचा क्या, 10 टू द पावर -1, यानी कि 0.1 मीटर। थोड़ा सा अजीब तरीके से मैंने सॉल्व किया, बट ठीक है। तो रेडियस इसका हो गया 0.1, जो कि एक हेलिक्स होगा, पक्का हेलिक्स होगा, क्योंकि ये एंगल तो बना रहा है, और ऑप्शन यही नजर आता है। अब बाद में आगे हम चाहें तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, इसका टाइम पीरियड अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो आपको याद होगा कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स में जब वो हेलिक्स बनाता है तो टाइम पीरियड कैसे लिखा जाएगा? एनीवन? बता सकते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला? कल ही तो सॉर्ट आउट किया था। कांस्टेंट होता है ना टाइम पीरियड, 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। याद करो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? याद करो इसको। सो फर्दर ऑन कैलकुलेशन यही रिजल्ट करेगा। अब मैं इसमें अलग से कुछ नहीं लिखता हूं।
दैट इज 2.2 × 10⁻⁷ सेकेंड, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही बता रहा है हेलिक्स का 0.1 के साथ, तो और कैलकुलेशन करके क्यों टाइम पास करना। सो दैट वे वी गॉट द आंसर हियर। ओके, हाँ एक और देखते हैं, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन, मतलब फोर्स के लेवल पर ही है, हेलिकल पाथ के बारे में नहीं है, ऐसे ही जनरली। प्रोटॉन एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ और वेलोसिटी v है और वो सर्कल में जाता है। बेटा अगर वो सर्कल में जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। सर्कल में गया तो, अदरवाइज नहीं। हाँ, तो कंफर्म बात है कि मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर को। अब सोचो बच्चों, अगर मैंने वेक्टर b डॉट वेक्टर v किया, डॉट प्रोडक्ट लिया इनका, 0। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बच्चों वो 0 होता है। Yes. परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, हम जानते हैं, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। अब b डॉट v अगर मैं करता हूं और ठीक ठाक तरीके से आपको ये चीजें अगर पता है तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, bx vx प्लस by vy प्लस bz vz इज इक्वल टू 0। आई होप आप समझ पा रहे हैं ये, हालांकि मुझे लिखना भी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं। अब bx कितना है, x है, और vx कितना है, 2 है, तो बेटा ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 2x प्लस by कितना है, -6, ये रहा -6, और vy कितना है, 3, तो आंसर यहां पे आ जाएगा -6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस bz vz, और ऐसी कोई चीज है ही नहीं, यहाँ पे दो कंपोनेंट है सिर्फ, तो ये 0 हो गया। तो ये हो गया 2x - 18 इज इक्वल टू 0, सिंपली 2x इज इक्वल टू 18 एंड henceforth x इज इक्वल टू 9। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सिंपल सी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि इफ इट इज मूविंग इन अ सर्कल देन श्योरली the field and the velocity vector they are just perpendicular to each other। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन ये वाला है, इसको ट्राई करें आप, देखें इसी ये क्या कह रहा है। बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बिल्कुल मिलता जुलता कह लीजिए। क्या बोल रहा है देखो, चार्ज पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन a एंड फील्ड b, तो फाइंड x। अब यहां पे ये हिंट तो नहीं दिया इसने कि ये सर्कल में घूम रहा है, ये हिंट तो नहीं दिया इसने, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा बिकॉज कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इसको सॉल्व करते वक्त। हम ये जानते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और फोर्स ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। अगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, फोर्स वर्टिकल है, या सॉरी ऐसे कर लें कि अगर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, तो फोर्स इनवर्ड आउटवर्ड हो जाएगा, जेड एक्सिस में चला जाता है कि नहीं। मतलब कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि ये तीनों आपस में हमेशा एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नो डाउट है स्पेशल केस में ये कंडीशन ओबे होती है कि जब परपेंडिकुलर होंगे तभी वो सर्कल में घूमेगा। तो वैसे तो यहाँ पे कोई हिंट दिया नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, तो बेहतर यही है कि हम इसे परपेंडिकुलर मान के आगे का काम करें। तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है ये और b जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, इसलिए हमारा क्लेम ये होगा कि a डॉट b ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब a डॉट b अगर मैं करता हूं, ध्यान से देखो, मैं यहाँ टाइम पास नहीं करूंगा, ये हो जाएगा -6, फिर हो जाएगा +2x, सही जा रहे हैं, फिर हो जाएगा -0, बिकॉज यहाँ k है लेकिन यहाँ तो k नहीं है, तो इसका k कंपोनेंट 0 है, तो -4 × 0 तो 0 हो जाएगा, सब मिला के फिर वापस से हो गया 0। आपने अगर इसको सॉल्व किया तो x का आंसर जो आप यहाँ एक्सपेक्ट करोगे वो आएगा 3। ठीक हो गई बात। यस Yes, sir. ओके, अब आए इस क्वेश्चन पे, थोड़ा अपना दिमाग चलाएं, सोचें जरा कि ये कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है।
वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं आज ले रहा हूं ये बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगली क्लास में जरा लेंथी आएंगे क्वेश्चंस। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं, डायरेक्शंस पहचानना, रिलेशंस एस्टेब्लिश करना, बस ऐसे क्वेश्चंस हैं ये। A charge particle having a charge q is accelerated through a potential difference v। ख्याल रहे यहाँ पे ये जो v है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज जिसे हम बोलते हैं ना वो है ये, वेलोसिटी नहीं है। अब वो परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर आ जाता है फोर्स F। बेटा अगर हम इस फोर्स को लिखें एक्चुअल में तो ये तो हो जाता है Q इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, Q इंटू वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ख्याल रहे इस बात का। अब ये कह रहा है कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V को बढ़ा के 5V कर दिया, V को हमने इंक्रीज किया लेकिन हमने उसको 5V कर दिया, तो फिर फोर्स कितना होगा। यहां थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर्टीज पे आपको ध्यान देना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, आपको पता होगा वो हम लोग लिखते हैं QV, QV, ये कैपिटल करते चलता हूं मैं, QV। और वो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज को चलाने में काम में आती है तो हम उसे लिख सकते हैं हाफ mv², यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उसी से चार्ज एक्सेलरेट हुआ, उसी से वो चला। ठीक है, तो जरा सोच के बताएं कि यहां पर v² के लिए या v के लिए, वेलोसिटी के लिए क्या रिलेशन बनेगा। 2q, ये बड़ा V मतलब कौन है, ये पोटेंशियल, डिवाइडेड बाय क्या, m, और ये जाएगा अंडर रूट में। चार्ज, मास, ये सारे टर्म्स तो कांस्टेंट है, तो इसका सीधा मतलब ये पता चलता है कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गई बात। तो अब पहली कंडीशन में जो बच्चों फोर्स लिखा गया है, क्या उसकी प्रोपोर्शनैलिटी ऐसे बनाई जा सकती है। Yes. क्योंकि यहां वेलोसिटी का टर्म है, वेलोसिटी का टर्म हटा के मैं यहां पोटेंशियल का टर्म ला सकता हूं। लेकिन बच्चों दूसरी कंडीशन में जो फोर्स है F', उसके लिए प्रोपोर्शनैलिटी का टर्म क्या आ जाएगा, 5V. 5। टेक रेशियो, if you take the ratio of these two things, so you may get F' upon F is equal to 5. So you have your final answer, F' is equal to √5F। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट हमको रिलेट करना पड़ता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, याद करो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, याद करो ये बात, ये पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, वही कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी से, तो हम उसकी रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ क्या बन सकती है, फिर अकॉर्डिंगली हमने आंसर बनाया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20। अब ये नंबर्स तो मैंने थोड़े रैंडमली लिए हैं बट इट्स ओके। मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहां डाउनवर्ड्स का मतलब अंदर की तरफ लेना है, इनवर्ड्स बोलने का मतलब है उसको, आउटवर्ड इनवर्ड, ऐसे डाउनवर्ड यहाँ वर्ड उतना ज्यादा सुटेबल नहीं है, लेकिन ऐसे पेपर पर इमेजिन करेंगे तो ऐसे अंदर बोलना चाह रहा है वो, क्रॉस निकाला है ना उसने। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अब चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा होगा ऐसे, इसने सीधा एंटर कराया लेकिन वो ऐसे मुड़ गया, तो लेट मी जस्ट कंसीडर के ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट मी जस्ट कंसीडर इट लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और लेट मी जस्ट इमेजिन दैट कि चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये V है। अब आप खुद देख लें V क्रॉस B अगर आपने किया तो फोर्स कहां आएगा। वेरी गुड, फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, तो ये पार्टिकल सीधा न जाते हुए ये पार्टिकल फोर्स के चक्कर में ऐसा मुड़ गया, करेक्ट है। तो दोनों के दोनों पार्टिकल वैसे ही मुड़े हैं, तो इसका सीधा मतलब है दोनों प्रोटॉन होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए दोनों। ऑप्शंस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो ये तो तय हो गया पक्का कि दोनों के दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर मूविंग इन द
एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन। अगर इसमें से एक पॉजिटिव होता और अगर दूसरा नेगेटिव होता ना तो ऊपर जाने की बजाय नीचे जाता, वो याद करो। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ऑप्शन ए को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी कह रहा है कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन है और ऑप्शन ए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। तो दोनों सेम चार्ज के हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, तभी तो ऊपर गए, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव के लिए ऊपर आ रहा है और नेगेटिव के लिए नीचे आता है। और फोर्स आपने सेंस करना है राइट हैंड थंब रूल से भाई, पक्की बात। तो ये इंफॉर्मेशन हमको ए और डी को रिजेक्ट करवा देती है। अब बचता है बी और सी। भाई किसकी स्पीड ज्यादा और किसकी कम, ये जस्टिफाई करना पड़ेगा। अब देखो, अगर हम ट्रैजेक्टरी का रेडियस निकालते हैं यहां पे, तो आपको पता है वो एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी है। तो इस जगह पे दोनों का चार्ज सेम, दोनों प्रोटॉन, मैग्नेटिक फील्ड सेम, मास भी सेम, मतलब सारा खेल आ करके रुक गया वेलोसिटी पे। अब जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका रेडियस बड़ा होगा, क्या कहते हो? यस। और मेरे हिसाब से तो यहाँ बी का रेडियस बड़ा है, क्योंकि ए जल्दी ही अपना सर्कल यूं पूरा कर लेगा, ये ए का सर्कल जल्दी बन जाएगा इधर, लेकिन बी का सर्कल ऐसा लंबा चौड़ा बहुत बड़ा बनेगा। करेक्ट है, क्योंकि जिस हिसाब से इसने बी का ट्रैजेक्टरी दिखाया है वो तो ये सजेस्ट कर रहा है कि बी ऐसे बहुत दूर जाके सर्कल पूरा करने वाला है और ए यूं ही जल्दी से ही अपना सर्कल पूरा करेगा यूं। यस। सो रेडियस किसका बड़ा होने वाला है, ए या बी का? बी। बी का। तो अगर बी का रेडियस बड़ा हो रहा है तो जारी बात है बी की वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए? सी। थर्ड ऑप्शन आएगा यार, है ना, काम की बातें। हाँ, एक और देखते हैं। लेट्स टेक वन मोर। अब इसको भी ठीक से सॉल्व करें आप। एक चार्ज पार्टिकल है 2 कूलम थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो हमने चार्ज पार्टिकल को ऊपर फेंका, ये समझे आप, थ्रो किया गया ऊपर, तो ये उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 3 माइक्रो टेस्ला है। वर्टिकल कंपोनेंट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट होते हैं, ये 11th में हमने सीखा था ना। तो वर्टिकल फील्ड हमको गिवन है 3 माइक्रो टेस्ला, आप कह सकते हो 3 × 10⁻⁻6 टेस्ला। और एंगल ऑफ डिप, थीटा लिख देता हूं मैं, चलो यहां पे इसको, वो 37 है। तो जरा सोचो, अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक वर्टिकल है ऐसा और एक हॉरिजॉन्टल होगा ऐसा। अब आप खुद इस बात का अंदाजा लगाओ कि इस चार्ज पर, जो कि वर्टिकली ऊपर थ्रो किया गया है, ये चार्ज Q जिसका मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, उस पर कौन से फील्ड का फोर्स आ सकता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आएगा, बिल्कुल सही बात है। वर्टिकल से तो फोर्स बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, रीजन क्या है? पैरेलल है। दोनों पैरेलल है, वेरी गुड। फील्ड और वेलोसिटी जब पैरेलल हो जाती है तो फोर्स नहीं बनता है। तो इस सिचुएशन में अगर हमने फोर्स लिखना है तो हमने यही लिखना है, क्यू वी बी हॉरिजॉन्टल। अब फिर हमारी गाड़ी आगे फंस गई, हमको मैग्नेटिक फील्ड तो उसने वर्टिकल का मैग्नीट्यूड बताया है, हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम हॉरिजॉन्टल कहां से निकालें? तो आपको याद है एंगल ऑफ डिप के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, एंगल ऑफ डिप tan ऑफ थीटा फॉर एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और उस वक्त मैंने ये कहा था कि v हमेशा ऊपर होता है और बेचारा h हमेशा नीचे होता है। यस। bv हमेशा ऊपर होता है और h बेचारा नीचे होता है। गेटिंग इट? इसमें कुछ क्लूज हैं, कुछ हिंट है समझने के लिए, जो याद रखने में हमको हेल्प करते हैं। एनीवेज, अगर आगे बढ़े यहाँ पे हम फौरन, सो tan 37 ये लिखना होगा हमको, इज इक्वल टू वर्टिकल फील्ड तो गिवन है 3 × 10⁻⁻6 और
हॉरिजॉन्टल फील्ड जो हमारे काम का है वो हमको फाइंड आउट करना है। tan 37 कितना होता है? 3/4. 3/4। सो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन रिजल्ट करेगा 4 into 10⁻⁻6 टेस्ला। tan 37 अगर हम 3/4 लिख लें तो करेक्ट है? चेक कर लें आप। अब फोर्स को पूरा कर लें। चार्ज है 2, वेलोसिटी है सीधे सीधे 10, और ये हो गया 4 into 10⁻⁻6। कितना हो गया आंसर? 80 10⁻⁻6 न्यूटन। इतना फोर्स चार्ज पार्टिकल पर एक्ट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से, और ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को यूं अंदर दबाएगा। अंदर दबाएगा बेटा, सोचो, बी क्रॉस बी। मतलब ये चार्ज पार्टिकल ना ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसा जाते जाते ऐसे अंदर दबेगा। अब वो स्क्रीन पर तुमको बाहर दिख रहा होगा, बट समझ ले बात को। या ऐसे दिखाऊं उल्टा, ये ऐसे अंदर दबेगा। करेक्ट है? Yes. वी क्रॉस बी करेंगे तो। आइए आज के लिए एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को आपने ठीक ठाक तरीके से एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगली क्लास में हम थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस पर बात करने वाले हैं। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। Now we have a proton, we have alpha particle, and we have a deuteron. Are moving in a circular path with the same kinetic energies. Now this is very important to note. Kinetic energy सबकी same है. Everyone has got same kinetic energy. And even the magnetic field is same. Now what are different? The charges and the masses are different. So ratio of their radii and time periods. तो पहले तो मैं रेडियस का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी की टर्मिनोलॉजी में आपको बता दूं बेटा। तो ये फॉर्मूला बनता है अंडर रूट में 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय QB। और अगर मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताऊं तो अभी अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था? 2πm. 2πm डिवाइडेड बाय QB। अब बच्चों इनके डिस्क्रिप्शन सुन लो। प्रोटॉन मास m, लेट्स से चार्ज Q, लेट्स से सो। अल्फा पार्टिकल का मतलब हुआ हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब टोटल मास हो गया 4m। 2 प्रोटॉन के हिसाब से चार्ज हो गया 2q। न्यूट्रॉन ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। तो मास के हिसाब से बच्चों इसका मास हो जाएगा 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, यानी कि 2m, और चार्ज हो जाएगा q। अब अगर मैं यहां पे प्रोटॉन के लिए रेडियस लिखता हूं, तो ये हो गया अंडर रूट में 2mk डिवाइडेड बाय QB। और अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए यही फॉर्मूला लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 2 into 4m into k डिवाइडेड बाय 2QB। सॉल्व करके देखें तो ये वही होगा जो प्रोटॉन का है, बिकॉज ये रूट के अंदर का 4 बाहर आके इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा वैसे ही जैसे प्रोटॉन के लिए। करेक्ट है? Yes. अब लास्टली हमको लिखना है ड्यूट्रॉन के लिए। तो ड्यूट्रॉन के लिए जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ मास, तो 2m हो गया, और उसके बाद k डिवाइडेड बाय ये QB जैसे का वैसा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये √2 बाहर ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2mk डिवाइडेड बाय QB। तो कुछ गलत नहीं होगा, मैं समझता हूं ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ R ऑफ प्रोटॉन। क्या कहते हो? Yes. So if we try to take the ratio of proton is to alpha is to deuteron, तो हो जाएगा 1:1 is to √2। क्या कहते हो? Yes. That is how we just find the answer to it. अब सिमिलर टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए आपने टाइम पीरियड का रेशियो निकालना है। मास हर एक का अलग अलग रख के देखो, ठीक है? मैं अब इसको यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं आपको ये होमवर्क में छोड़ देता हूँ। आपने सबसे पहले प्रोटॉन के लिए टाइम पीरियड लिखना है, फिर आपने अल्फा के लिए लिखना है, और फिर बाद में आपने ड्यूट्रॉन के लिए लिखना है। और अकॉर्डिंगली आप उसका चाहो तो इंडिविजुअल रेशियो निकाल लो, या चाहे एक कलेक्टिव रेशियो आप उसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, एंड सो ऑन।
सो आज के लिए इतने न्यूमेरिकल्स काफी हैं। अगली क्लास में हम थोड़े इसके अच्छे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री कह लीजिए या मैथमेटिकल इवैल्यूएशन ज्यादा होगा, बिकॉज वी विल बी लुकिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द हेलिक्स या हेलाइकल मोशन of the charged particle in the magnetic field. Okay, but however these questions which we have just completed are quite important. They are necessary for the preparation and understanding of the subject and for the higher level of questions to go for. Okay, चलिए रुक जाए फिर।